नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग बुलेटिन में आज एक बार फिर हमने जाट आरक्षण और आंदोलन को बहस के लिए चुना है और आज की ये चर्चा बेहद खास रहने वाली है। खास इसलिए क्योंकि सरकार की तरफ से अब आंदोलनकारियों को मनाने की कवायद शुरू हो गई है। सरकार ने अगले दौर की बातचीत के लिए 20 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। बातचीत के लिए जहां 5 सदस्यीय कमेटी के सदस्य और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अकील मोहम्मद ने फोन करके मलिक गुट को न्योता दिया, वहीं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुभाष बराला खुद आंदोलनकारियों से बातचीत की और उन्हें बातचीत में शामिल होने का न्योता दिया। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बातचीत से बात बन जाएगी, बातचीत से बात बनेगी या नहीं, ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है, क्या मलिक गुट अगले दौर की बातचीत के लिए जो उन्हें न्योता दिया जा रहा है उसके लिए राजी होगा और अगले दौर की बातचीत सिरे चढ़ जाएगी, इसकी क्या गारंटी है। बिग बुलेटिन में आज हम इन्हीं सवालात का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारी खास रिपोर्ट से, ये समझने और समझाने के लिए कि बिग बुलेटिन के बिग डिबेट का ये मौजू एक बार फिर हमने आखिर रखा क्यों है। आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर 20 दिनों से धरना लगातार जारी है और अब आंदोलनकारियों को मनाने का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने पानीपत में जाट नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में जाट समुदाय की कई मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया। समाज की अपेक्षा है कि नौकरियां मिले और नौकरियां भी इस तरह की मिले कि उसमें स्थायित्व की जो बात है उसका रास्ता जो भी निकले, वो बात बहुत आग्रह के साथ कही है। आंदोलन के जो मुकदमे हैं उनकी आप वापसी की बात बहुत आग्रह के साथ कही है। सरकार इन सारे विषयों पर बहुत खुले मन से बात कर रही है। उधर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला चरखी दादरी में धरना स्थल पर पहुंचे। बराला ने आंदोलनकारियों को बातचीत का न्योता दिया और आश्वासन दिया कि सरकार उनसे खुले मन से बातचीत करेगी। यहाँ पर आंदोलनकारी समाज के लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं उनसे मैंने ये निमंत्रण दिया है कि वो खुले रूप में इस निमंत्रण को, सरकार के निमंत्रण को स्वीकार करें और बैठ कर के बातचीत के माध्यम से सारी समस्या का हल निकालें। वहीं सरकार की ओर से 20 फरवरी को मलिक गुट को अगले दौर की बातचीत के लिए बुलावा भी भेजा गया है। अगले दौर की वार्ता के लिए आज फोन आए थे, लेकिन कल तक जब कंफर्म हो जाएगी तो उसकी सूचना भी दे दी जाएगी कब वो मीटिंग है और उसके वार्ता के लिए हम तैयार हैं। लेकिन बात यही है कि जो भी वार्ता में आए साफ मन से आए, बहकाने और भकाने के लिए ना आए। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या जाट प्रतिनिधि बातचीत के लिए तैयार होंगे, क्या अगले दौर की बातचीत सिरे चढ़ेगी और क्या हाल ही में पैदा गतिरोध खत्म हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। वहीं दूसरी तरफ आंदोलन को आज रामपाल के अनुयायियों ने समर्थन दिया है। जाट नेता यशपाल मलिक ने रामपाल के समर्थकों का स्वागत किया और समर्थन के लिए उन्हें शुक्रिया भी कहा। ये काफिला, ये सवारी, ये भीड़ बरवाला के तथाकथित संत रामपाल के अनुयायियों की है। और ये नजारा है रोहतक के जसिया का। देखिए कैसे रामपाल के अनुयायी जाट आरक्षण आंदोलन को समर्थन देने पहुंच रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली और गाड़ियों में सवार होकर रामपाल समर्थक जसिया पहुंचे और जाट आंदोलन के समर्थन में हुंकार भरी। धरना स्थल पर भीड़ में इजाफा हुआ तो जाट नेता यशपाल मलिक ने
पुरानी बातों को भुलाकर रामपाल समर्थकों का बाहें फैलाकर स्वागत किया। इस आंदोलन में सभी 36 बिरादरों के साथ सभी संत महात्माओं का भी हमें आशीर्वाद मिले, इसी की कड़ी में वे हमें आज समर्थन देने आए थे कि भाई इस धरने को हमारा समर्थन है। इससे पहले वे लोग जींद और कैथल में भी समर्थन दे चुके, हम लोगों ने उनका धन्यवाद अदा किया। यशपाल मलिक ने यह भी कहा कि जब रामपाल के समर्थकों को जरूरत होगी तो वो भी मदद करने को तैयार रहेंगे। बदले में बदले की चीज नहीं होती, जब उनको कभी जरूरत पड़ेगी तो जो समर्थन हमारी जरूरत होगी तो हम भी उनको समर्थन करेंगे। चलिए अब आपको तथाकथित संत रामपाल से रूबरू करवाते हैं। सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर से संत का चोला ओढ़ने वाले रामपाल करौथा आश्रम को लेकर विवादों में आए, जिसके बाद रामपाल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया। कई बार कोर्ट में पेश न होने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को रामपाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के लिए कहा। रामपाल की गिरफ्तारी के दौरान उनके समर्थकों ने जबरदस्त बवाल काटा था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। फिलहाल रामपाल पर देशद्रोह का केस, सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का केस, सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने का मामला, सरकार के खिलाफ युद्ध के मकसद से हथियार जमा करने का मामला, सरकार के काम में बाधा पहुंचाने का केस, दंगा फैलाने का केस, हत्या की कोशिश का मामला, आपराधिक साजिश का केस, लोगों को जबरन बंधक बनाने का केस, जमीन कब्जा, धोखाधड़ी और हत्या जैसे केस दर्ज हैं। ईटीवी न्यूज के लिए रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी की रिपोर्ट। जाट आंदोलन पर सियासत भी बदस्तूर जारी है। ईटीवी के आपके खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में इनेलो नेता अभय चौटाला ने जहां हवा सिंह सांगवान को सरकारी जाट बताया, वहीं पर यह भी कहा कि वो जाट पहले हैं, राजनेता बाद में। साहब हैं जिनका नाम यशपाल मलिक है, वो कह रहे हैं ये जो धरना है इसका नेतृत्व तो मैं कर रहा हूं और सभी लोग मुझे नेता मानते हैं। दूसरी तरफ हवा सिंह सांगवान खड़े हो जाते हैं, तीसरी तरफ धैया साहब आ जाते हैं। कोई पॉलिटिकल लोग हैं वो अपनी अपनी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। जाटों का नेता कौन है जिसको एक नेता मान के चल सकें कि भाई इससे बात हो जाए तो सरकार का भी काम हो जाए और जाटों का भी हो जाए? जहाँ तक दैया का और आपने सांगवान का नाम लिया, ये सरकारी जाट है। ये जिसकी सरकार होती है उसकी गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। इनका समाज से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए लोगों ने इनको अपने नज़दीक नहीं लगने दिया। जहाँ तक आप कहते हो कि कुछ राजनीतिक लोग, मैं ठीक आपकी बात को समझता हूँ, आपका इशारा मेरी तरफ भी हो सकता है, आपकी तरफ भी है। हाँ। भाजपा के जो लोग हैं उनकी तरफ भी है। हाँ। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में। मेरा भी स्वभाव आपके जैसे ही है। नहीं, मैं बड़ा क्लियर हूँ। मैंने बड़े खुल करके एक बात कही है, सबसे पहले है देश और देश के बाद है कौम। मेरी रगों में चौधरी देवीलाल का खून है और वो जाट जाति से संबंध रखते थे। मैंने तो बड़े खुल करके कहा है कि पहले जाट हूं फिर राजनेता हूं। मैं सबसे पहले जाट हूं उसके बाद राजनेता। अभय चौटाला का यह बयान आपने सुना और इसको सुन के जाट भाई काफी खुश हो रहे होंगे। और आज जो डिबेट है वो भी जाट आरक्षण आंदोलन और जाट आरक्षण को लेकर जो राजनीति चल रही है उसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं वरिष्ठ पैनल हमारे साथ मौजूद है। नरेश कौशल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूर्व संपादक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशोक बलहारा साहब हमारे साथ रोहतक से जुड़े हैं, जाट नेता के तौर पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीलम चौधरी जी जाट नेत्री के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर छतरपाल वैसे तो हैं ये भी जाट नेता, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रण सिंह मान साहब भी जाट नेता ही हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। और पूरी जो परिचर्चा है आज इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो जाट आंदोलन चल रहा है ये किस राह पे चल रहा है, इसमें नफा नुकसान किस किस का है और कौन इस आरक्षण की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। पहला सवाल प्रोफेसर छतरपाल जी से, आप जाट नेता पहले हैं या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता?
देखिए, मेरी पैदाइश तो 1959 में हो चुकी थी और वो एक जाट के घर में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी में तो मैं 2.5 साल से आया हूँ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पहले मैं क्या बना था और बाद में क्या बना। आज की तारीख में क्या है? आज की तारीख में तो एक जाट के घर में जन्म लिया हुआ राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो आज की तारीख में ये जो जाट परिवार में जन्मा, जो आज की तारीख में प्रोफेसर छत्रपाल है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह बात करेगा या जाट नेता बन के आया? एक जिम्मेवार नागरिक के तौर पे मेरी बात होनी चाहिए। तो ज्यादा झुकाव किस तरफ रहेगा, जाटों की झुकाव- तरफ या भाजपा की तरफ? देखो, मैंने यदि आपको ध्यान होगा, हाँ। जब मैं मिनिस्टर था तब मेरी सरकार के ऊपर जाट समाज से एक एलिगेशन लगा था और उस दिन सर छोटूराम जयंती में मैंने जाट की डेफिनेशन बताई थी और उसमें मैंने ये कहा था कि JAT जो जाट है वो जस्टिस, एक्शन और ट्रुथ से उसका ताल्लुक है। ये जातियां जन्म से व्यक्ति के काम से, उसके गुण, कर्म, धर्म, दोष और प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं तो ये कहता हूं कि पृथ्वी के ऊपर जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है और वो जस्टिस में विश्वास रखता हो, क्रियाशील हो, सच्चाई के साथ जीवन व्यतीत करना चाहता हो, तो वो सब जाट हो सकते हैं। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति क्या ये है जो कि आपने यदि मैं आज intellectual चाहे मैं जाट के घर में जन्म काइंड लिया ऑफ है, डेफिनेशन चाहे दी मैं JAT भारतीय जनता जाट पार्टी की, में हूं, जिसे तो मुझे सुनकर सच्चाई के वाकई साथ, जो हमारे दोस्त क्रियाशील हैं, तरीके जाट से भाई हैं, सच्चाई काफी के खुश साथ हुए बात होंगे करनी और चाहिए। आपकी ये परिभाषा काफी प्रचलित हो सकती है। आजकल जाट भाई धरने भी बहुत दे रहे हैं। अब आ जाइए, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन जाइए, क्योंकि आज आपको उनकी लाज रखनी है। ये जो आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये कर क्या रही है? ये क्या खेल क्या चल रहा है? ये कभी जाटों को बुलाते हैं आप हरियाणा भवन में, फिर कहते हैं जी गलती से मैसेज चला गया, हमने तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया था, तो आप लोग चले जाइए। कभी आप ऐसे नेताओं को बुला लेते हैं जो आंदोलन में ही नहीं है, उनसे आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, उनको CM के घर पे बुला के लड्डू खिला देते हैं, फिर हरियाणा जलता रहता है, आपकी सरकार गायब रहती है। अब जो बातचीत का दौर चल रहा है, सुभाष बराला जी पहुंचे, कभी आप ऑफिसर्स को आगे कर देते हैं। ये जो खेल है ये हमारी समझ में तो नहीं आ रहा। आप जाट नेता भी हैं और भाजपा के भी हैं, आपको समझ में आ रहा हो तो हमें भी समझाइए, जाटों को भी समझाइए, हमारे दर्शकों को भी समझाइए। मुकेश भाई, ये बात मुझे पूरी तरह से समझ में आती है, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन का सिलसिला देश के संविधान के माध्यम से मिला हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे समाजों के लोगों को कहीं राहत मिली, कहीं पीड़ाएं हुई और ये उसी वक्त से आज तक ये दौर चलता रहा है। आपने इस बात को महसूस किया होगा कि कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक राज किया और कॉन्स्टिट्यूशनल ये ऑब्लिगेशन रहा कि हर 10 साल के बाद उसको ईमानदारी के साथ रिव्यू करके और एक डिसीजन रहना चाहिए था कि वाकई रिजर्वेशन का बेनिफिट अमुक जातियों को मिला है कि नहीं मिला है, या उसको कुछ लोग उसका लाभ उठाने लग रहे हैं, तो उसको रिव्यू की आवश्यकता निश्चित तौर से थी। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा इस देश का कि नेताओं ने वोट की राजनीति की, नेताओं ने वोट को दृष्टिकोण से ही हमेशा पार्लियामेंट में वो दृष्टिकोण रखा और हर जगह वोट उनकी प्रमुखता रही। व्यक्ति, समाज, नेताओं वाली फिलॉसफी छोड़ दीजिए, आप ये बताइए भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई ही जाटों को आरक्षण देना चाहती है? मुकेश भाई, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा के अंदर, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, फक्र है कि उन्होंने जाटों को आरक्षण देने में कोई देर नहीं की। और जाट आरक्षण आज मुद्दा है नहीं, जाट आरक्षण लोगों को सरकार के द्वारा दिया जा चुका है। अच्छा। और जो जाट आंदोलन के दौरान जो लोग मरे थे उनके परिजनों को आप नौकरी भी दे चुके हैं। निश्चित तौर से किस हिसाब से नौकरी दी है, आइडिया है आपको? देखिए, निश्चित तौर से एक विषय, ये आंदोलन के समय जो नुकसान हुए उसमें बिरादरियां नहीं आंकी गई, उसके अंदर लॉस असेस किए गए और उसमें किसी भी बिरादरी का लॉस, मृतकों के परिजनों को जो नौकरी दी है वो किस हिसाब की नौकरी है? आपको इसका ज्ञान है? जी, उसके अंदर जो लोग विक्टिम हुए, जिनके परिवारों से नौजवान चले गए, उनके घरों को कंपनसेट करना नौकरी के रूप में, और उनके यदि जान के साथ माल का नुकसान हुआ है तो वो सरकार की नीति का हिस्सा था। चलिए वापस आपके पास लौटेंगे, परवीन अत्रे के पास हम रुक कर रहे हैं। इनेलो के तारीफ है।
प्रवक्ता के तौर पर आए हैं। अभी आप अभय चौटाला जी को सुन रहे थे, उन्होंने तो साफ कर दिया जी कि नेतागिरी बाद में, जाट की बात सबसे पहले। या कहें कि आरक्षण लेगा जाट, नहीं तो खड़ी कर देगा खाट। ये सुर थे आज अभय चौटाला साहब के। दूसरा, जो सरकारी नौकरियों की बात प्रोफेसर छतरपाल बता रहे हैं, आपके हिसाब से कितने लोगों को नौकरियां मिल गई और कैसी नौकरियां मिली हैं, थोड़ा विस्तार से हमें बताएंगे? देखिए मुकेश जी, जहाँ तक आपने अभय सिंह जी की बात कही है, स्वाभाविक है, अपनी जाति पे गर्व करना हर आदमी का अधिकार और कर्तव्य है। और दूसरी बात, जो अभी प्रोफेसर साहब नौकरियों की बात कर रहे थे, बड़ी हैरानी होती है। प्रोफेसर साहब शायद अपडेट नहीं है, और मुझे लगता है गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का भ्रम प्रदेश की जनता के बीच में फैलाए रखना चाहते हैं। सरकार ने 5 नौकरियों की बात की थी, और वो भी डीसी रेट पे। डीसी रेट पे, डीसी रेट क्या होता है? बेसिकली मुकेश जी, डीसी रेट 8,900 रुपीज पर मंथ के हिसाब से एक कच्ची नौकरी होती है, जिसको कॉन्ट्रैक्टर के पास जॉब होती है। डीसी रेट फिक्स, मतलब कुल मिलाकर अगर 30 दिन का हम निकालें दिहाड़ी तो 300 रुपए भी नहीं पड़ती। 300 रुपए की अगर दिहाड़ी की बात करें तो वो भी ज्यादा बैठती है। तो इस तरह से तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी नौकरी का ऑफर देके उन लोगों को बेइज्जत करने का काम किया जो अपने परिवार के प्रियजनों को इस आंदोलन में खो चुके थे। तो ये तो सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की नौकरी देने वाली बात। और दूसरी बात मुकेश जी, आप अगर पहले दिन से अगर इस चीज को देखते हैं, जब से ये आंदोलन चल रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से कदम दर कदम केवल भ्रम फैलाने की कोशिश हुई, केवल इस मामले को उलझाने की कोशिश हुई। जिन मांगों के लिए धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, ये वही मांगे हैं जिनका समझौता भारतीय जनता पार्टी पहले से कर चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज का वायदा किया, सरकार ने वायदा किया था। बेहतर होता सरकार अपने उस किए हुए वायदे को पूरा कर देती, जिससे कि ये लोग आंदोलन ना करते। और आज भी अगर सरकार चाहे, वापस आपके पास भी लौटेंगे। एक बार रण सिंह मान साहब के पास चलते हैं। रण सिंह मान साहब के भी जो नेता हैं, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका भी बयान यही आया था कि पहले मैं जाट हूं फिर मुख्यमंत्री। क्या एक मुख्यमंत्री जाट हो सकता है? जाति से हो सकता है, जिस परिवार में जन्म लिया उससे वो जाट हो सकता है, लेकिन जाट के तौर पे पूरे प्रदेश का नेतृत्व करना, जाटों को सर्वोपरि करना, क्या आप मानते हैं सही बात है? नहीं, ये ऐसी बातें जो आती हैं वो किसी खास मौके पर कही हुई होती हैं। ये नहीं है कि हमेशा इसी बात को उठा करके रखा जाए। और अभी प्रोफेसर साहब ने बहस की शुरुआत में कहा कि जाट का जो मीनिंग है वो जस्टिस, एक्शन और ट्रूथ है। देखा, मैं कह रहा था ना, आपकी परिभाषा बहुत हिट हो जाएगी प्रोफेसर साहब। जारी रहिए मान साहब। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी के विचार नहीं है। वो इनको पार्टी की, इनकी पार्टी जो है उस पर नहीं विश्वास करती। ये इनके अपने निजी विचार हो सकते हैं। जहाँ तक व्यवहार में देखा जाए, और जिस तरह का व्यवहार इस सरकार का देखने में मिला है इन खास करके 2.5 सालों में, वो जाट का मीनिंग इन्होंने इनसे उलट जस्ट अवॉइड देम, यानी उनसे दूर रहिए। ये दूसरी डेफिनेशन निकल के आई। आज तो लगता है मुझे बिग बुलेटिन में किताब ही लिखी जाएगी जाटों पर। जी, भारतीय जनता पार्टी का मूल विचार ये है। और उसका सटीक उदाहरण ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण निरस्त हुआ, और जब प्रधानमंत्री से मार्च में समुदाय के लोग मिले, समाज के लोग मिले, तो आज तक ये बात क्यों नहीं ओपन की जा रही कि उन्होंने क्या आश्वस्त किया, उन्होंने वो कितना क्या करने वाले हैं, क्या देने वाले हैं। वो बात कभी स्पष्ट नहीं हुई। सिर्फ आज जो समाज के लोग मजबूर होकर के धरने पर इसलिए बैठना पड़ा, जो फरवरी 2016 में जा करके, कि बात उससे आगे नहीं बढ़ी। उसके बाद में जून में मुख्यमंत्री जी से समुदाय के लोग मिले, वहां भी कुछ बातों पर सहमति हुई, वो भी सरकार उसके ऊपर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मानते हैं कि सभी जो लोग हैं वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? वो व्यवहार में, मैं यही कह रहा हूं कि यदि व्यवहार में आप इनका आचरण देखेंगे, इनकी सोच देखेंगे, तो वो ये दर्शाती है कि ये इनके लिए जस्टिस, एक्शन, ट्रूथ के कोई मीनिंग नहीं। वापस आपके पास भी लौटूंगा। देम की बात पर विश्वास करने वाली पार्टी, जस्ट अवॉइड देम, ये जो डेफिनेशन है रण सिंह मान साहब ने दी। और छतरपाल साहब, आपने क्या दिया था? जस्टिस, एक्शन एंड ट्रुथ। जस्टिस, एक्शन एंड ट्रुथ, ये प्रोफेसर छतरपाल ने न्याय में विश्वास डेफिनेशन दी। अशोक बलहारा के पास अब हम सीधा चल रहे हैं, रोहतक। बलहारा साहब, आज का जो दिनचर्या रही, क्या रही? और अब परसों की तारीख आपने मुकर्रर की है कि जाट आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार के जो नुमाइंदे हैं अब तो खुद
जो बराला साहब हैं वो पहुंच गए हैं, आपको न्योता दे रहे हैं, फ़ोन वगैरह करवाए जा रहे हैं। एडीजीपी साहब ने फ़ोन किया आपके नेता यशपाल मलिक साहब को, बातचीत के रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। देखिए, हम तो हमेशा से ही बात कहते आए हैं, हमने 3 बार ये समझौते किए हैं, 22 फरवरी 2016, 18 मार्च 2016 और 18 जून 2016। भारतीय जनता पार्टी ने धोखे के सिवाय हमारे को कुछ नहीं दिया है। आज तक प्रोफेसर छत्रपाल जी बोल रहे थे, शायद ये भूल गए, इनको इतना भी इल्म नहीं है, एक भी नौकरी आज तक नहीं किसी विक्टिम को दी गई है। और ये घाव पर नमक न छिड़कें, कच्ची नौकरी डीसी रेट पर, हम पक्की नौकरी लेंगे, ऐसी बात नहीं है। आंदोलन परसों दिखा देंगे जाट कहाँ खड़े हैं, परसों जाट धरनों पर होगा और जो सरकारी जाट हैं वो सरकार की गोदी में बैठे होंगे। जिस तरह आज ओम प्रकाश धनखड़ ने भी पानीपत में सरकारी जाटों को बुलाया था, और आपने बताया बराड़ा जो बीजेपी का अध्यक्ष है वो उस टाइम धरने पर पहुंचा जब वहाँ 20 आदमी बैठे थे। यदि बराड़ा की हिम्मत है, ओम प्रकाश धनखड़ की हिम्मत है, कैप्टन अभिमन्यु की हिम्मत है, तो दोपहर को आगे दिखाए किसी भी धरने पर। 20 क्यों बैठे थे, उठ क्यों गए थे? आप बैठे रहना चाहिए था ना। 20 बैठे थे, अब 20 वहां पे धरने पे बैठे थे, तो इसका दोष भी आप सुभाष बराला को ही दोगे जो खुद एक जाट नेता है। ये वाली बात तो अच्छी नहीं लग रही, ये तो आप पक्षपात वाली बात कर रहे हैं जी। अब 20 बैठे थे तो वो सुभाष बराला ने थोड़ी ना कहा कि मैं आ रहा हूँ आप उठ जाइए, आप वहां पे हजारों की तादाद में बैठे रहते। ये क्या लॉजिक हुआ? बिल्कुल, हमने हमारे साथी जो 5 बजे चले जाते हैं, अपना घर का काम भी करना पड़ता, रात को वही लोग रहते हैं जो सोते हैं, और वहां धरने पर हमारे 20-30 आदमी सोते हैं। अच्छा, ज्यादा आदमी नहीं सोते दादरी के धरने पर। अच्छा, इस चीज की दादरी जानकारी में केवल 20-30 आदमी रात को रहते हैं। वापस आपके पास चले जाते हैं, परसों आप क्या करने वाले हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे बलहारा साहब। अभी परिचर्चा शुरू हुई है। नीलम चौधरी जी, जाटों की कई कैटेगरी सरकार को बता देंगे परसों जाटों की ताकत कहाँ है और जाट कहाँ खड़े हैं। सुनिए, सरकारी जाट जो सरकार की बात सुनते हैं या सरकार जब बातचीत के लिए बुला लेती है तब होते हैं, सुभाष बराला जी के जाट, अभय चौटाला जी के जाट, यशपाल मलिक के जाट, हवा सिंह सांगवान के जाट, इतनी सारी प्रजातियां जाटों की हो गई हैं। तो ये जो एक जाति की मांग है या एक समाज की जो मांग है, ये पूरी होती हुई आपको प्रैक्टिकली नजर आ रही है? जब आप इतने बिखरे हुए से हैं तो फायदा तो उठाएंगे ही, वो फिर कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी हो। जी देखिए मुकेश जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हम किसी भी जाति में पैदा होते हैं, दिस इज नॉट आवर चॉइस। हम अपनी मर्जी से कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति में पैदा नहीं होता। हाँ, पैदा होने के बाद हमारा समाज, भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है कि इट इज कास्ट बेस्ड, कास्ट के बेस पे हम चलते हैं। तो जो बच्चा जिस भी परिवार में पैदा होता है, जिस कास्ट में पैदा हुआ है, वो उसका जो सामाजिक स्थान है उस जाति का, वो उसके साथ अपने आप ही जुड़ जाता है। अगर वो अच्छी में है तो उसकी पोजीशन अच्छी हो जाती है, अगर वो एक लोअर कास्ट जिसको अगर हमारा समाज कहता है तो उसके हालात बुरे हो जाते हैं। समय के साथ साथ भी किसी भी वर्ग की जो सामाजिक हालत है वो भी बदल जाती है। एक मिनट दीजिए, ये जो जातिवाद पे लेसन नहीं पढ़ना है, ये जातिवाद को ही बढ़ावा दे रहे हैं। जब इतना बिखराव है नहीं, मैं तो उसी क्या बात पे आप लोग आ रही अपना हूं। गोल अचीव कर पाएंगे? मैं आपको एक कॉमन जाट महिला नेत्री के तौर पे ये सवाल पूछ रहा हूँ। जब इतनी सारी शाखाएं हैं कि ये वाला जाट सरकारी है, इसके ताल्लुक भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हैं, ये बराला साहब का, ये धनखड़ का वो है, तो ये चौटाला साहब की तरफ है, तो कहाँ जाट कहाँ रह गया? ये तो पॉलिटिक्स, पहले 3 पार्टियां मुख्य हैं और बाकी अब अलग अलग और विधाएं आ गई। एक यशपाल मलिक के हो गए, हवा सिंह सांगवान के हो गए, ये दहिया के हो गए, ये चल रहा है। जी वही मैं बता रही हूँ कि जो जातिवाद है वो हमारे समाज में बहुत बुरी तरह से जड़ा हो। अभी आप देखिए, जो इवन यही जो आप रिजर्वेशन वाला मैटर कह रहे हैं, जो राजनेता हैं वो पूरे ग्रुप को और भी ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहते हैं, और जिससे कि जबकि एक कॉमन मांग है, एक कॉमन समाज है, हमारे जो किसान वर्ग के लोग हैं उनको जो रिजर्वेशन की जरूरत है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि उसको अपने बांट के अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो पूरा जाट समाज है, जो अपनी सामाजिक व्यवस्था के कारण आज इस स्थिति में आया है कि उसे रिजर्वेशन की जरूरत है, उसको अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है, तो उसकी जरूरत को समझते हुए उसी को सामने लाना चाहिए, बजाय कि एक और आपने एक चीज बोली थी हवा सिंह जी के बारे में कि वो एक सरकारी जाट है। नहीं, मैंने नहीं बोली वो, नहीं वो अभय चौटाला जी बोल के अभय चौटाला जी, आप उनसे लड़ लीजिएगा। वापस हम आपके पास आएंगे। एक बार नरेश कौशल जी के पास चल रहे हैं। कौशल साहब, ये
आज तकरीबन जो अपना पैनल है ये सभी जाट समुदाय से ही इनका ताल्लुक है, अगर अत्रे साहब को छोड़ देंगे, पंडित जी हैं, और सभी के अलग अलग सुर इसमें दिखाई देते हैं। जाट आरक्षण की मांग कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सब अपना अपना रास्ता चुन के मंजिल को पाना चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए मुकेश जी, एक तो जब अलग अलग बातें जब ये सभी कर रहे हैं तो उससे एक तो सिर्फ बात जाहिर है कि ये राजनीति ज़्यादा हो रही है और एक्चुअल जो जस्टिफाइड मांगे हैं उसकी बात कम हो रही है। दूसरा, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि आज से करीब 20 दिन पहले इसी चैनल पर जब ये आंदोलन शुरू होना था तो हमारी बहस शुरू हुई थी। उस वार्तालाप के अंदर मैंने तब भी ये बात कही थी कि मूल मांगे तो अलग हैं, मूल मांगों का मामला कोर्ट में चला गया है। अब ये क्या है कि जो पहले जो आंदोलन हो चुका है उसमें जो नुकसान हुए इस समुदाय के लोगों के या इससे जुड़े हुए जो दूसरे लोग इनके साथ जुड़े थे, कोई भी हो चाहे जाति के, इस आंदोलन से जो लोग मृतक हुए, जिनके नुकसान हुए, अब उनको कैसे एडजस्ट करवाया जाए, उनके परिवारों की नौकरियां कैसे दी जाए। 2000 लोग अंदर हो गए, उनको कैसे उनको बाहर निकाला जाए। बहुत से लोगों पे FIR है, वो कैसे वापस की जाए। ये आंदोलन जो है पहले आंदोलन का कड़ी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा आंदोलन है, जो बिल्कुल चुनावों ने जब दस्तक दी है 5 राज्यों के अंदर, तब ये आंदोलन को खड़ा किया गया, बिल्कुल, ताकि सरकार के ऊपर ये प्रेशर डाला जा सके, क्योंकि हरियाणा उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ, पंजाब के साथ जुड़ा हुआ, और वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे और दूसरे इलाकों में जाटों का काफी प्रभाव है, और उसी प्रभाव को बुनाने के लिए ये आंदोलन जैसे कि यशपाल मलिक रूपरेखा तैयार हुई है। समय थोड़ा सा कम है, वापस हम आपके पास आएंगे। प्रोफेसर छतरपाल, एक सवाल हम आपसे लेंगे, उसके बाद आपको कहीं जाना है और ताज़ा तरीन जानकारी जो सरकार की तरफ से लेकर कृष्ण ढुल भाजपा से हमारे साथ जुड़ेंगे। आपसे आखिरी सवाल ये प्रोफेसर, जो भाजपा है इस पे ये आरोप लग रहा है वोट पोलराइजेशन के लिए जो हरियाणा डिवाइड हुआ, 35 बिरादरी एक तरफ, जाट बिरादरी एक तरफ, इसका श्रेय आपकी पार्टी को जाता है। देखिए मुकेश जी, बहुत अच्छा सवाल आपका है। पहले तो मैं जो मेरे 3-4 साथियों ने सवाल उठाए हैं मैं उन पर हल्का सा प्रकाश डालूंगा। अत्रे जी ने शुरुआत की और ये एलिगेशन सरकार पे लगाए। मैं पूछना चाहता हूँ, कंडेला कांड जब हुआ कितने नुकसान हुए थे और कितने लोगों की भरपाई? मेरे सवाल का जवाब, समय कम है। मेरी बात सुनो। ये मेरी क्या है कि ये मेरी बात, अगर कोई कंपनसेशन नहीं दिया वो वाला, दूसरी बात मामला नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर एक गुनाहगार है तो मैं भी गुनाह करूंगा। देखो, जब मैं बैठा हूँ ये नहीं हो सकता। आप इसका मुझे बताइए कि वोट पोलराइजेशन के लिए क्या भाजपा ने जाटों को और नॉन जाटों को अलग अलग किया या नहीं किया? क्योंकि आप जाट भी हैं, भाजपा के नेता भी। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यदि कोई एलिगेशन ये लग रहा है तो वो गलत है। किसी व्यक्ति विशेष की बात यदि आप करो तो मैं उस बात से स्वीकार कर सकता हूं। व्यक्ति विशेष बता दीजिए कौन कौन से विशेष की कोई राजनीति के लिए वो, बट पार्टी का कोई ट्यूटर्ड बयान, पार्टी का कोई ऑफिशियल बयान आज तक इस किस्म का नहीं आया जिससे कोई पोलराइजेशन की बात हो। और भारतीय जनता पार्टी समग्र मानवता पे आरोप लगते हैं, राजकुमार सैनी पे आरोप लगते हैं कि समग्र मानवता की खुली छूट दे रखी है उनको कि वो जो चाहे समग्र मैं बलारा साहब की तरफ से भी इस किस्म का सवाल आया था। मैं आप यदि आप इंडिविजुअल मैं आपको, क्योंकि ये वास्तविकता है, नहीं तो फिर आपकी बात को किस कैपेसिटी में मेरी बात को आप मानिए। पार्टी का कोई भी अधिकृत बयान किसी भी बिरादरी और धर्म के आधार के ऊपर बेस्ड नहीं आता है। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति की कोई बात है। आज क्या राजकुमार, आज मेरे को ये बताओ, क्या
क्या इंडियन नेशनल लोकदल ने या जो पॉलिटिकल पार्टियां आज राजनीति करने लग रही हैं, उन्होंने जुडिशियस तरीके से जाट भाइयों की कोई मदद की है जिसके अंदर गुरनाम सिंह आयोग किसने बनाया था? गुरनाम सिंह आयोग किसने बनाया था? उस दिन आप चुप थे, जो आरक्षण उस दिन आप चलिए एक मिनट मुझे ब्रेक लेना है अत्रे साहब ब्रेक लेना है। मैंने जो सवाल एक मिनट अत्रे जी मुझे ब्रेक लेना है। अत्रे एक मिनट अत्रे जी सुन लीजिए, आपसे चौधरी भजन लाल आपने जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। गुरनाम सिंह आयोग हम ही ने बनाया था। वो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका जवाब दीजिए, नहीं तो मैं ब्रेक ले रहा हूँ यहाँ पे। उनकी मदद करना जिसमें जाट समुदाय भी था, भाजपा और पे उनको ये आरोप, एक मिनट अत्रे जी, भाजपा पे जो आरोप हम लगा रहे हैं ये ओपोजिशन भी लगा रही है और जो इंटेलेक्चुअल्स है उनका भी ये कहना है कि पोलराइजेशन के लिए वो आपने जाट और नॉन जाट के साथ खेल खेला। अब मतलब निकल गया तो कौन जाट कौन नॉन जाट, ये फिलॉसफी आपकी है या नहीं? आप दो लाइनों में इसका जवाब दीजिए फिर मैं बड़ा स्पष्ट बात कहने लग रहा हूँ आपको। तो राजकुमार सैनी जी के जो बयान थे कोई पार्टी की तरफ से उनको कभी एंडोर्स नहीं किया गया और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी इश्यूज पेंडिंग है अखिल भारतीय जनता पार्टी। वो जब तक आपकी सरकार है तब तक वो पेंडिंग ही रहने की उम्मीद है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक क्लियर कर दिया ब्रेक के बाद इस पर चर्चा नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस एस्पेक्ट। बड़ी क्लियर बात है ये, लेकिन दुर्भाग्य ब्रेक के बाद बिग बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज बिग बुलेटिन के दूसरे पार्ट में हमारे साथ ताज़ा तरीन जानकारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कृष्ण ढुल साहब जुड़े हैं, जो सीधे मुख्यमंत्री निवास से ईटीवी के स्टूडियो पहुंचे हैं। क्या चल रहा है जी? इतनी सारी बैठकें होगी, सुभाष बराला साहब भी घूम रहे हैं, एडीजीपी साहब भी मलिक गुट को फ़ोन कर रहे हैं और जो सरकारी जाट नेता आपके विरोधी बता रहे हैं वो भी काफ़ी मदद कर रहे हैं आपकी। क्या लेटेस्ट खबर क्या है? ताज़ा जानकारी के अनुसार मैं आपको बताऊं कि पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी अपनी पार्टी के जो हमारे मंत्री जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी आज कार्यकर्ताओं के बीच में जाने की, कुछ अधिकारियों की तरफ से, खुफिया एजेंसियों की तरफ से सबसे बातचीत होने के उपरांत हमें इस बात की पूरी आशा है कि जो परसों का धरना है वो शांतिपूर्वक ढंग से रहेगा और उसमें सरकार क्या कोई विशेष धरना? हाँ, परसों तो चेतावनी है आपको। नहीं, 19 तारीख अगर परसों तक आप नहीं समझे तो फिर वो कह रहे हमें समझाना आता है, आर पार की लड़ाई होगी। मुकेश जी, परसों 19 तारीख को आरक्षण समिति की तरफ से बलिदान दिवस के तौर पर उसको वो मनाया जा रहा है और उनका ये कहना है कि हम लोग जो बलिदान दिवस पर जो धरना देंगे उसमें संख्या बल इस प्रकार का काफी ज्यादा रहेगा, लेकिन उनकी तरफ से इस बात का पूरा आश्वासन भी आया है आरक्षण आंदोलन समिति की तरफ से कि किसी भी प्रकार की जान माल की, सरकारी सामान की हमारी तरफ से रोड तक जाम करने के लिए उन्होंने ये कहा है कि हमारी तरफ से धरने जो हैं वो बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से रहेंगे और आपकी सरकार की तरफ से और आपकी सरकार बिल्कुल निश्चिंत होके जैसे पिछले साल सो रही थी इस बार भी सोएगी? नहीं, सरकार कभी सोती नहीं है मुकेश जी, सरकार जाग रही है। आंदोलन अब अगर अभी तो आप कह रहे थे कि कहीं ओम प्रकाश धनखड़ जी बात करें, कहीं बराड़ा जी बात करें, कभी अभिमन्यु जी बात करें, मुझे आप आश्वासन से काफी ज्यादा आश्वस्त दिखाई दिए ना। और पिछली बार जो आश्वासन दिया गया था वो आश्वासन जब मुख्यमंत्री साहब के घर पे जाट समाज के बड़े बड़े नेता देके गए जिनकी संख्या 125 के करीब थी, उसके बाद जो खबर आई वो हरियाणा जलने की आई थी, इसलिए मैंने आप पे ये तंज कसा था, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझ गया। मैं ये कहना चाहता था आज का जो माहौल है उस माहौल में राजनीति ज्यादा हो रही है। मैं हमारे दो जो विपक्षी मुख्य विपक्षी दल हैं उनके प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं। आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं ये सरकार किसकी है? ये कौन है मुख्यमंत्री इस सरकार के? इसमें मुख्यमंत्री श्री मनोहर जी हैं, मनोहर लाल खट्टर साहब है ना। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार चलाने में मनोहर लाल खट्टर साहब की मदद करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे, अभय चौटाला आएंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ नहीं आए, हमें नहीं आवश्यकता नहीं है। नहीं, आपके एक्सपेक्टेशंस देख के ऐसा लगता है नहीं वो आएंगे। मेरी
आशा और उम्मीद ये नहीं है, लेकिन मेरी आशा और उम्मीद ये भी है काम कि आपके कम से कम विपक्ष जाति के नाम पर आंदोलन ना करें, जाति के नाम पर राजनीति ना करें। आपकी सरकार की जड़ें खोदने का काम है उनका विपक्ष के तौर पर। आप करें, आप धोखा आप दें और आप कहते हो कि आंदोलन। सबसे बड़ी विडंबना ये है ढुल साहब, देखिए आज अगर आप ये बात आके कहते कि सरकार ने उनकी मांगे मान ली तो शायद अच्छा लगता, घुमा फिरा के वहीं पे पहुंच जाते हो। अरे मांगे कहाँ है? अब बात जाट आंदोलन की हो रही है, आप पहुंच जाते हो ओम प्रकाश चौटाला की जेल में। कायदे की बात की ना, ये फिर ऐसा लगता है जैसे आपके पास कोई जवाब नहीं रहा, तो जो इनेलो जो भी सवाल उठा इस पे कह दो आपके नेता तो जेल में है। आप आरक्षण पे रहिए ना, जब जेल की डिस्कशन होगी वो करेंगे। देखिए वादा खिलाफी किसी भी रूप में कहीं भी नहीं हुई है। एक चीज को पेच लेकर के अभी भी फंसा हुआ है, सरकार के बीच और आंदोलनकारियों के बीच। आंदोलनकारी के पास चलते हैं, नहीं, अशोक बलहारा हमारे पास है। मैं पूरी बात करूं ना अशोक जी, फिर उसके काउंटर में आ जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं उनकी तरफ से जो आम माफी को लेकर के अभी भी रुकावट है, सरकार के अनुसार आम माफी का प्रोविजन नहीं बन पा रहा है। कानूनी रूप से राय ली जा रही है कि कैसे किसी को आम माफी की श्रेणी में शामिल का प्रोविजन नहीं हो पा रहा है। अशोक बलहारा साहब, आम माफी मिलना मुश्किल लग रहा है। अभी ताजा खबर दे रहे हैं, अभी हम मुख्यमंत्री के निवास से आए हैं ढुल साहब, आम माफी मिलना तो मुश्किल है। अब आप बताइए 19 तारीख को क्या करेंगे? अब आप भी जरा खुल के बताइए, जैसे हमारे सरकार के प्रतिनिधि बता रहे हैं ढुल साहब, आम माफी तो नहीं मिलेगी। सरकार के प्रतिनिधि आए ढुल साहब, इनसे ये पूछिए, हम माफी मांगने के शौकीन नहीं है और ना माफी की हमने जरूरत। इनको कृष्ण ढुल को ये कहिए, हमारे जो भाई मर रहे हैं रविंद्र नांदल और प्रदीप राठी, उनके कातिल आज तक कहाँ हैं? हमें माफी की जरूरत नहीं है इनसे। और ये बताइए उसके कातिल कहाँ हैं? बड़े शौक से आए हो निकल के मुख्यमंत्री निवास से, क्या करके आए हो? और जिसने गोली चलवाई कौन थे वो अधिकारी? हम तो आज भी शांति से बैठे हैं। और उसके बाद आगे क्या किया था हमने? शांति से हम बैठे, गोली आपने चलवाई थी, कहाँ थे आपके अधिकारी? सैनी पिछले 2 साल से भौंक रहे हैं, कहाँ थे आप? कौन सी जगह चले गए थे? पाताल में चले गए थे क्या हम? आपने सैनी को रोकने के लिए रोशन लाल आर्य साठ छोड़ रखा तुमने, क्यों? और तुम्हारा एक एसडीएम कैसे बोल रहा है, और एक डीएसपी अनिल यादव, एक डीएसपी अमित भाटिया, एक इंस्पेक्टर हमारे जाट कॉलेज के हॉस्टल नेकीराम कॉलेज के हॉस्टल में घुसता है, जाट आई कार्ड के देख कर बच्चों को पीटता है। शर्म आनी चाहिए उन, कम से कम जाट जो सरकार में बैठे, कम से कम अपनी बिरादरी को पिटवाने के लिए बैठे तुम सरकार में, ये शर्म करो। और हमें माफी नहीं चाहिए, हमें उन जो चौधरी छोटराम की प्रतिमा तोड़ी उनको जेल में डालो, जिन्होंने चौधरी इनका जवाब छोटराम की प्रतिमा को फुटबॉल खेली गई जिनसे कैथल में, उनको जेल में डालो। 165 आदमी फाइल एफआईआर है भिवाड़ी के अंदर, उनको जेल में डालो। और कितने लोग आप पढ़ी लिखी जाट नेत्री हैं, पेशे से आप वकील हैं, जो मांग जाट समुदाय कर रहा है कि जितने भी लोग जेल में बंद हैं उनको आम माफी दे दी जाए। कानून में ऐसा प्रोविजन है। और दूसरा फिर इस पे जो तर्क सरकार की तरफ से दिया जा रहा है वो ये है कि भाई इसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो जिन पे पहले बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं और वो इस जाट आंदोलन की आड़ में लूटपाट कर रहे थे। ऐसे में सरकार क्या करे, आपकी क्या समझ में आता है? आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप महिला हैं, वकील हैं और जाटों से आपका ताल्लुक है, जाटों की नेत्री हैं। उसको मैं भी ये कहना चाहूंगा, बलहारा साहब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, जाट नेत्री नीलम चौधरी कुछ बता रही हैं आपको, फैक्ट की बातें कहिए नीलम जी। हाँ, देखिए, प्रोटेस्ट करना हमारे लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत अंग है। सभाएं करना, अपनी मांगों को सामने लाना, ये एक जरूरी हिस्सा है। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, करना भी चाहिए, और तभी हमारी सरकार, कोई भी सरकार हो, वो अच्छी तरीके से काम करती है। तो इसी तरह से अपनी मांगे लेकर जाट समाज जैसे अपने सामने आया है, उसने भी एक प्रोटेस्ट किया। लेकिन सरकार का भी एक तरीका होता है कि किसी भी प्रोटेस्ट को किस तरह से दबाया जाए। तो जनरली ऐसा होता है कि उस प्रोटेस्ट के अंदर कुछ न कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स डाल दिए जाते हैं कुछ तत्वों के द्वारा, जिसकी वजह से उस प्रोटेस्ट को दबाना आसान हो जाता है। कुछ इसी तरह का पिछली बार भी हुआ, तो नेचुरली कुछ क्रिमिनल एक्ट्स भी हुए, पहली बात। दूसरा, अगर कभी भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो वो किसी सामाजिक बदलाव के लिए किया जाता है, तो उसमें जो लोग शामिल होते हैं वो बड़े
अपने आप ही अरेस्ट करवाते हैं। अरेस्ट करवाना अपने आप में एक सम्मान होता है जब आप कोई प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो नहीं, एक मिनट मैडम सुन लीजिए जी। जो ये आरक्षण की आग में जला हरियाणा, ठीक है, इसमें आप जो बोल रही हैं हम आपकी बात से इत्तेफाक रख सकते हैं जी। ये जलाया तो है ना किसी ने, तोड़फोड़ तो हुई है ना। जो शिमला चंडीगढ़ हाईवे हो, रोहतक वाला हाईवे हो, रोहतक में जो रेलवे ट्रैक जाम किए, आर्मी को हेलीकॉप्टर से पहुंचाना पड़ा, कई कई दिनों तक ट्रेन्स नहीं चली। तो जो ये कार्यक्रम जिन्होंने किए हैं वो गुंडा एलिमेंट्स थे, सरकार ने डाले थे या जिसने भी डाले थे। अब उनको इनोसेंट करार दे सकती है सरकार या जो अदालत है, अगर उनके खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं तो ऐसे में आम माफी की मांग करना कितना न्यायपूर्ण आपको लगता है? देखिए, प्रोटेस्ट करने के दौरान और प्रोटेस्ट की वजह से जो लोग अरेस्ट किए जाते हैं उन्हें सम्मान पूर्वक रिहा करना, उनकी मांगों को मानना जो जायज है, एक एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन तो बार बार गिनवाते हैं, पता नहीं कितनी एफआईआर थी जी और कितनी वापस ले ली, गिनवाते हैं, लेकिन किसी भी 2000 एफआईआर दर्ज की थी, उसमें से 1300 एफआईआर सरकार ने वापस कर दी हैं, 700 एफआईआर अभी पेंडिंग है, उनमें 80 बच्चे अभी जेलों में बंद हैं, 69 उसमें से जाट समुदाय के हैं, 11 नॉन जाट हैं, 26 बच्चों ने जमानत लेने से इनकार कर दिया, 8 बच्चों ने बाहर आने से इनकार कर दिया, 3 बच्चों ने जमानत से मनाही कर दी, नहीं भरे। मान साहब आपके पास हम आ रहे हैं क्योंकि जैसा हम पहले कह रहे थे और हम जब जाट आरक्षण पे डिबेट कर रहे हैं तो हम वाकई हमारा दिल होता है कि मैक्सिमम हर एक क्षेत्र से जो जाट समाज के लोग हैं उनको बुलाएं, और आज भी मैक्सिमम पैनल वही है। हुड्डा साहब की हम बात करते हैं, वो भी जाट पहले, मुख्यमंत्री बाद में, नेतागिरी बाद में, आजकल नजर नहीं आ रहे हो, कहाँ है? नहीं, ये कहना गलत है। हाँ। क्योंकि उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा, और वो इसलिए भी कहा कि जो सबसे पहले रिजर्वेशन थी नहीं, उनके मुझे आपत्ति नहीं है उससे, मैं ये कह रहा हूँ आजकल कहाँ है, जाट आरक्षण चल रहा है ना, तो कौन से धरना। यशपाल मलिक अभी नोएडा के एक होटल में 2.5 घंटे उनकी मुलाकात हुई थी आंदोलन से जस्ट पहले। जी, कहाँ पे है हुड्डा साहब सर? देखिए, छुपाने की बात नहीं है, मिले थे, खुले भी मिल सकते हैं, किसी के घर भी मिल सकते हैं। जब हम ये कह रहे हैं, हुड्डा साहब खुद कह रहे हैं कि मेरा समर्थन है क्योंकि मैं इनकी जो डिमांड है और जो इनके साथ विश्वासघात हो रहा है, सरकार सुन लो ना, मैं बोला था कि आपके बीच में नहीं, मैं आपके बीच में बोला था नहीं, आप अपनी बारी में कुछ बोलिए, आप मुझे मैं अपनी बात करनी दीजिए। हाँ, जिद जो भारतीय जनता पार्टी की जिद और जाति सब जगह परिलक्षित हो रही है, और पक्षपात पूर्ण व्यवहार सारा हरियाणा जानता है। पिक एंड चूज करके तो सीबीआई को केस दिए गए, और जिसमें कैप्टन अभिमन्यु कहते हैं मैंने तो वापस नहीं लेना, वो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की कमांड किधर से है भी कि नहीं है। नंबर 2, जो अधिकारी जो थे जिन्होंने बिल्कुल सरकार के इशारे पे रोहतक से जहाँ से शुरुआत हुई बवाल की, उसके अंदर उन्होंने जो जिस तरह का प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। और पूरे हरियाणा में भी सरकार ने बाकायदा ये छांट करके कि इनके ऊपर केस दर्ज इस तरह के करने हैं, ये वापस लेने। जहां आपने वापस लिए ना, उसमें भी भारी पक्षपात है। आप या तो उसकी डिटेल बताइए, पता लग जाएगा कि आप ये कह रहे हैं। थोड़ा और मैं आसान शब्दों में समझा दूं अपने दर्शकों को, क्योंकि आप पॉलिटिक्स के हिसाब से बता रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन केसेस में जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग थे उनके ले लिए, जिनका संबंध या थोड़ा बहुत लगाव कांग्रेस या इनेलो से था, उनको केस में अभी तक फंसा के रखा, ये कह रहे हैं मान साहब? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ कि इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जो जज से जांच करवाने से हिचक रही है, क्योंकि उसके बाद में सच सामने आते देर नहीं लगेगी। जी, कौशल साहब आपके पास हम आ रहे हैं। पूरी जो राम कहानी है आपने सुनी, क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी है इसका? देखिए मुकेश जी, एक बड़ी विरोधाभासी बातें मैंने देखने को यहाँ मिल रही हैं। अभी पहले यहाँ पे छत्रपाल जी बैठे थे, उन्होंने जाट की परिभाषा दी, जस्टिस, एक्शन और ट्रस्ट, यहाँ ट्रुथ। हाँ, अब मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि और रण सिंह मान साहब ने दे दी जस्ट अवॉइड देम, शब्द जा रही है। हाँ, नहीं वो विरोधाभासी है ना दोनों। हाँ जी। अब ये जो संत रामपाल है, हाँ, ये क्या है? हाँ, इन पे देशद्रोह का मामला दर्ज है। इन पर एक मामला नहीं है, इन्होंने जो कुछ किया है इन पे कई तरह के केस दर्ज है। अभी यहाँ नीलम चौधरी कह रही हैं कि सरकार आंदोलनकारियों में ऐसे लोगों को शामिल कर देती है। यहाँ तो वो खुद ही शामिल हो रहे हैं।
क्या इसका ये अर्थ भी लिया जाए कि आज संत रामपाल उनकी मांगों के लिए लड़ेंगे जी। तो कल को संत रामपाल की मांगों के लिए क्या जाट भी लड़ेंगे? जो संत रामपाल का जो आंदोलन था, दुनिया जानती है कि क्या वहाँ पे हुआ था करौंथा में। पूरी सरकारी मशीनरी का तहस नहस हो गया था, पत्रकारों का साथ क्या हालात हुए थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से उनको कंडेम किया था, मंत्रियों ने भी, बेदी साहब ने भी। तो ऐसे हालात में अब ये तो इसको ये ऐसे चरित्र जब इकट्ठे होते हैं तो ऐसे आंदोलन को क्या समझा जाए, क्या जस्टिफिकेशन बनती है? जी। चलते चलते एक बयान छोटा सा हम ले लेते हैं ढोल साहब का। ढोल साहब, जो जाट नेता हमारे बल्हारा साहब कह रहे थे, एक तो उनका जवाब दे दीजिए और ईमानदारी से बता दीजिए बिग बुलेटिन में क्या वाकई आप जो जाट आरक्षण आंदोलन का है हल निकालना चाहते हैं? आप भी जाट हैं लेकिन सरकार के अंदर की बात आप जानते हैं, बता दीजिए आज। नहीं, देखिए, जैसा कि बल्हारा जी ने कहा कि कोई उनके आंदोलन के दरमियान ऐसे 2 बच्चे उस आंदोलन में मारे गए थे और उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो मुझे इस बात को लेकर भी संशय। फिर भी मैं उनसे अपील करूंगा कि वो तत्काल अगर करेंगे तो साथ की साथ एफआईआर दर्ज भी होगी नामजद। अगर उनको लगता है कि कुछ लोगों को छोड़ा जा रहा है तो मैं यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ, आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, समय नहीं है। और दूसरा, आंदोलन को निपटाने के लिए सरकार पूरी तरह से संजीदा है। कैसे निपटाने के लिए, मतलब जो निपटाना शब्द है इसका आप किस तरीके से निपटाएंगे? निपटाने के लिए जो मैंने बताया उनका एक ही चीज को लेकर के एक इशू है। मतलब सरकार, आप ये बताइए एक लाइन में सरकार एक मिनट मैं एक लाइन में इनसे पूछ रहा हूँ कि जाट इस जो ये जो आंदोलन चल रहा है जाटों का, सरकार इस आंदोलन को निपटाने के चक्कर में या जाटों को? नहीं, देखिए, जाटों को निपटाने की व्याख्या तो अलग अलग तौर पर लोग पता नहीं कैसे और कब से सदियों से करते आ रहे हैं, परंतु कभी भी किसी एक कौम को ना मिटाया जा सकता ना वो मिट सकती। मैं खुद भी वो जाट हूं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कभी अभी एक नई डेफिनेशन मान साहब ने दी थी। भारतीय जनता सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जाति पाति पर तो विश्वास करती ही नहीं है। सरकार की बात कर रहे हैं बल्हारा साहब, उसका जवाब दे रहे हैं ढोल साहब। और सरकार पूरी तरह से आप लोगों के साथ है। आप लोग आंदोलन करिए, आंदोलन करना आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन सरकार के नाते आंदोलन के साथ जान माल की, मतलब आप आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करते रहिए, सरकार साथ में है, बच्चे बुजुर्ग लेकिन पे बैठे हैं, जो मामले हैं करते रहो, उन पर आम माफी नहीं हो सकती। ये आज की डिबेट का हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बहरहाल आप सभी महानुभाव जो हमारे साथ जुड़े, अशोक बल्हारा जी आप रोहतक से हमारे साथ जुड़े, आपके आंदोलन के लिए शुभकामनाएं। और सभी जो मेहमान यहां पर हमारे साथ चंडीगढ़ में जुड़े, आपका शुक्रिया। अब हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है।